हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो क्रिटिकल रीजनिंग है उसकी 3 क्लासेस हो चुकी है। मतलब एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्टेटमेंट और असम्पशन। आज हम करने जा रहे हैं स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन। हमारा अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि हमें जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे तो हम लाइव क्लास ले लेंगे, लेकिन जब हमें टॉपिक समझना होगा तो मैं आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो ही डालूंगी। क्यों? क्योंकि जो लाइव क्लास होती है उसमें कुछ वॉल्यूम का इशू आ रहा है। अभी मैं उसको सोल्व करवाऊँगी 1-2 दिन में, लेकिन अभी जैसे इतनी जल्दी मैं सॉल्व नहीं कर सकती उस इशू को। तो तब तक आपको जो समझाने वाली चीज़ होगी वो मैं आपको रिकॉर्डेड वे में दिखा दूँगी, बता दूँगी, समझा दूँगी। और जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे वो हम वैसे ही लाइव में करते रहेंगे, ठीक है? ताकि आपके साथ भी ज़्यादा आंसर देते रहें और मुझे पता चलता रहे आपको कितना समझ आया टॉपिक, कितना नहीं, ठीक है? तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। जो हमने पढ़ा था स्टेटमेंट और असम्पशन, उससे रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे तो आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उस क्लास को देख के आइए, उसके बाद ये क्लास देखना, ठीक है? उससे रिलेट करके मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाऊंगी। जैसे कि हमने स्टेटमेंट और असम्पशन में क्या पढ़ा था। स्टेटमेंट और असम्पशन, स्टेटमेंट तो सेम ही है, इधर भी वही स्टेटमेंट है, उधर भी वही स्टेटमेंट ही। असम्पशन और कंक्लूजन का डिफरेंट है। असम्पशन क्या होती है? अगर हम असम्पशन की बात करें तो असम्पशन जो है हमारी, असम्पशन क्या थी? असम्पशन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हमने बोली उससे पहले जो हमारे दिमाग में थॉट आया होगा उस चीज़ को हम असम्पशन बोल रहे थे। कंक्लूजन क्या होता है? जो स्टेटमेंट हमने बोल दी उसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा उसका, उसको हम कंक्लूजन बोलेंगे, ठीक है? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है असम्पशन और कंक्लूजन के बीच में। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई स्टेटमेंट अगर आपको दे रखी है और उसके नीचे कोई लाइन लिख रखी है कंक्लूजन वे में, और वो अगर उस स्टेटमेंट से पहले की बात हो रही है तो वो हमारा असम्पशन होगा, वो कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है? इस बात को अपने माइंड में हमेशा रखना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या होती है हमने पढ़ ही लिया था। स्टेटमेंट एक कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन का, फैक्ट का, ओपिनियन का, और ये यूनिवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू अलाउ टू वर्क विद, ठीक है? स्टेटमेंट क्या होती है? हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन, डाटा, फैक्ट जो भी हमारा स्टेटमेंट में लिख के दे दे उसी को हमें सच मानना है, उसके हिसाब से हमें आंसर करना होता है। असम्पशन और कंक्लूजन जो भी हमसे पूछा है, 7-8 टॉपिक होते हैं जिनका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आज हम दूसरे टॉपिक पे उसको समझते हैं। कंक्लूजन क्या है? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि अलग से, मतलब साफ साफ आपको नहीं दिखेगा स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में अगर कुछ साफ साफ लिखा हुआ है तो वो कंक्लूजन नहीं होगा। जैसे हमने असम्पशन में पढ़ा था कि वो इम्प्लिसिटली हमें देखना होता है, एक्सप्लिसिटली वो नहीं लिखा होता है, ऐसे ही सेम टू सेम हमारा कंक्लूजन में भी है, ठीक है? वो एक्सप्लिसिटली हमें शो नहीं होगा, क्या कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है? लेकिन हम लॉजिकली और इमीडिएटली उसको डिडक्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट से। मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं लॉजिकली, अपना लॉजिक लगा के, अपना दिमाग लगा के हम ये इन्फेरेंस लगा सकते हैं कि भाई हाँ, इससे ये कंक्लूजन होगा, इसका ये रिजल्ट निकला होगा। मतलब गवर्नमेंट ने अगर ये स्कीम जारी की है, ये लागू की है, तो इसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, इस तरीके से, ठीक है? हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे इसके, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैलिड कंक्लूजन जो होता है मस्ट बी अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट। अगर हमें वैलिड कंक्लूजन पता लगाना है तो वैलिड कंक्लूजन क्या होता है? वैलिड कंक्लूजन एक डायरेक्ट, मतलब जो स्टेटमेंट है उसका डायरेक्ट रिजल्ट जो होता है वही क्या होता है? हमारा वैलिड कंक्लूजन। उसके बाद हम आते हैं, अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। एग्जांपल्स की बात करें तो जो स्टेटमेंट हमारी दे रखी है, सारे स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड हुए हैं फॉर द एग्ज़ाम, मेडिकल एग्ज़ाम में जितने भी स्टूडेंट अपीयर हुए हैं वो सब क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। और आगे लिख रखा है कि जो रवि अपीयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम, रवि भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, ठीक है? तो लॉजिकल कंक्लूजन की बात करें तो हमारा दे रखा है रवि पास द फाइनल मेडिकल एग्ज़ाम, रवि ने फाइनल एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोल रखा है हमारे स्टेटमेंट में कि जो भी स्टूडेंट अपीयर हुए हैं फाइनल मेडिकल एग्ज़ाम में वो अपीयर हो गए हैं। तो और अगर रवि भी इसमें अपीयर हुआ है, मतलब एग्ज़ाम में अगर वो बैठा है, तो ऑब्वियसली उसने भी एग्ज़ाम पास कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि सबने पास कर लिया है। उसके बाद हमारी बात आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वैलिड कंक्लूजन को। तो गोल्डन रूल दे रखा है कि अगर वैलिड कंक्लूजन जो है वो 100% सपोर्ट किया जाएगा बाय दी स्टेटमेंट, ठीक है? देयर शुड बी नो रूम ऑफ डाउट या नीड फॉर आउटसाइड द इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी हमें, जो भी हम कंक्लूजन को टिक मार्क कर रहे हैं ना, उसमें हमें 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, और ना ही
उसमें कोई बाहर की इन्फॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए, मतलब अपने आप से हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं करनी है। उसके बाद दे रखा है की प्रिंसिपल ऑफ डिराइविंग कॉन्क्लूज़न, कैसे कैसे हम कॉन्क्लूज़न निकालने हैं हमें। सबसे पहले दे रखा है स्टे विद इन द स्कोप, स्कोप के अंदर रहना, मतलब जो स्टेटमेंट में जो चीज़ें दे रखी हैं उसी के हिसाब से हमें अपना आंसर करना है। जो कंक्लूज़न है मस्ट कम डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेटमेंट, जो कंक्लूज़न है वो स्टेटमेंट से डायरेक्टली हमारा निकलना चाहिए। डू नॉट यूज़ एनी एक्सटर्नल नॉलेज, पर्सनल ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन दैट आर नॉट प्रोवाइडेड, कोई भी हमें पर्सनल ओपिनियन, एक्स्ट्रा नॉलेज जो हमारे स्टेटमेंट में नहीं दे रखी है वो यूज़ नहीं करनी है। वैलिड असम्पशन, अवॉइड असम्पशन, वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि कंक्लूज़न जो होता है वो रिजल्ट होता है, असम्पशन क्या होता है, पहले वाला थॉट होता है, जो हमारी स्टेटमेंट बोली गई उससे पहले वाला थॉट। तो सेम बात लिख रखी है कि जो डू नॉट कन्फ्यूज़ अ कंक्लूजन विद अ असम्पशन, कंक्लूजन को असम्पशन के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना है। एक कंक्लूजन क्या होता है, जो कि फॉलो करता है स्टेटमेंट को, और असम्पशन क्या होता है, जो स्टेटमेंट से पहले आती है, जो हमने पहले जो सोचा होगा। द इफ़ देन टेस्ट, मतलब एक अच्छा तरीका है कि अगर हमें निकालना है कि कंक्लूज़न हमारा ठीक है या नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम ये टेस्ट करेंगे, जो भी हमारी स्टेटमेंट दे रखी है उसको पढ़ेंगे, अगर वो ट्रू है तो हमारा जो कंक्लूज़न जो हमारा दे रखा है वो भी ट्रू होना चाहिए। अगर वो ट्रू है तो हमारा कंक्लूज़न ठीक है, और अगर उसका हमारा आंसर गलत आ रहा है, नो, अगर हमें कहीं से भी पढ़ने से लग रहा है कि ये गलत है, तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड कंक्लूज़न हो जाएगा। उसके बाद हमारे दे रखे हैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच। Often the validity of a conclusion hangs on the specific words. Pay attention to these words. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको assumption में करवाया था, only, complete, entire, all, empty, इस तरीके के वर्ड्स इसमें भी आते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट वर्ड्स जैसे कि all, none, always, never, only, exact, must, ये वर्ड्स जो है स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, स्पेसिफिक बना देते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही होगा। अब जब तक हमारी स्टेटमेंट में एग्जैक्ट बात नहीं कर रखी है तब तक हम कंक्लूजन भी एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। अगर हमारा बिल्कुल दे रखा है कि हाँ सिर्फ एक यही कंपनी है जो ऐसा काम करती है, तो ही हम उस कंक्लूजन को ठीक मानेंगे, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो हम उस कंक्लूजन को गलत मानेंगे। बाकी एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। रिलेटिव वर्ड्स जैसे कि कुछ, मैनी, मोस्ट, माइट, कैन, कुड, पॉसिबली, ऑफ्टन, दीज वर्ड्स अलो फॉर द मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेप्शन। ये जो वर्ड्स आते हैं जैसे कि सम, मे, माइट, कैन, कुड, पॉसिबली, ऑफ्टन, ये जो वर्ड्स हैं इनसे क्या होता है, हमें ज़्यादा क्राइटेरिया, मतलब हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। ज़्यादा जैसे कोई कंपनी के बारे में कुछ लिख रखा है उसके बारे में हम ये असम्पशन लगा सकते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ पॉलिटिशियंस आर करप्ट, कुछ पॉलिटिशियन करप्ट है, ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, ये रियरली लीड्स टू कॉन्क्लूजन। इसकी वजह से ये कॉन्क्लूज़न हम बिल्कुल नहीं लगा सकते कि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बोला है साफ साफ स्टेटमेंट में, तो हम 100% डेफिनेट वाला कॉन्क्लूज़न नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये कॉन्क्लूज़न हमारा गलत हो जाएगा। एक वैलिड कॉन्क्लूज़न को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जस्ट लाइक जैसे हमने स्टेटमेंट और असम्पशन में पढ़ा था, वैसे ही कुछ ट्रैप्स यहाँ भी आते हैं, तो उन ट्रैप्स की हम बात करें। तो अगर हम सबसे पहले ट्रैप की बात करें तो एक कॉन्क्लूज़न जो है हमेशा एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो ड्राइव हो स्टेटमेंट से, नॉट जस्ट में, मतलब वही जो हमने असम्पशन पढ़ा था, री स्टेटमेंट के नाम से पढ़ा था ना, वही है, मतलब अलग होना चाहिए उससे, मतलब उससे डराइव होना चाहिए, कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। ये नहीं है कि जो हमारे स्टेटमेंट में लिखा हुआ वही हमने सेम टू सेम कॉन्क्लूजन में चिपका दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है, जो इंडियन इकोनॉमी है डिस्पाइट ग्लोबल हेडवेट्स ग्रू मतलब बढ़ी है कितने से, 7% से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के अंदर। ट्रैप क्या दे रखा है कि जो लास्ट ईयर है इंडियन की इकोनॉमी है उसमें 7% ग्रोथ हुई है, जो बात हमारे स्टेटमेंट में है वही घुमा फिरा के हमारे कंक्लूजन में लिख दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद ये रखा हमारा ये तो एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने आपको बता ही दिया। एक दूसरा ट्रैप आता है अब हमारा। दूसरे ट्रैप में क्या है कि एक कंक्लूजन जो है हमेशा जनरलाइजेशन होनी चाहिए। स्वीपिंग जनरलाइजेशन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ स्टेटमेंट इज़ इनवैलिड। मतलब अगर जो हमारा स्कोप जो स्टेटमेंट दे रखी है उससे कुछ बहुत बाहरी जाके अगर हमारी बात चल रही है तो वो हमारे गलत हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं, जो मिस्टर शर्मा है एक रेसिडेंट है किसके, सनशाइन अपार्टमेंट के, जिनके ऊपर जो टैक्स फ्रॉड में पाए गए हैं, केस में इन्वॉल्व थे। कौन से टैक्स फ्रॉड के केस में मिस्टर शर्मा जो है इन्वॉल्व थे, जो कि सनशाइन अपार्टमेंट में रहते हैं। तो इससे कंक्लूजन दे रखा है हमारा सारे जो रेसिडेंट्स हैं, मतलब जितने भी लोग हैं सनशाइन अपार्टमेंट के, वो
इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे? ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। सिर्फ 1% की बात हो, 1% के बेसिस पे हम पूरी सोसाइटी को तो जज नहीं कर सकते ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा जो ये दे रखा है ना, टू ब्रॉड और टू स्पेसिफिक कॉन्क्लूजन, ये हम नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद हमारा दे रखा है एक कॉन्क्लूजन दे रखा है कि जो मिस्टर शर्मा है वो इन्वॉल्व इन अ टैक्स फ्रॉड ऑफ 100 करोड़। 100 करोड़ की टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। क्या कोई अमाउंट दे रखी है हमारे स्टेटमेंट में? तो हम अपने आप से क्या कुछ भी अमाउंट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। तो जब तक स्टेटमेंट में अमाउंट का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई हिंट ही नहीं है, तो हम अमाउंट को गलत मानेंगे, ठीक है। उसके बाद ये रखा है रियल वर्ल्ड फैलेसी, मतलब हम अपने रियल वर्ल्ड से रिलेट करके हम कॉन्क्लूजन को ठीक कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। जो स्टेटमेंट से हिंट मिल रही है सिर्फ वही कॉन्क्लूज़न ठीक होगा। जो रियल वर्ल्ड से रिलेट करके हम ठीक कर रहे हैं वो कॉन्क्लूज़न हमारा ठीक नहीं होगा, वो गलत होगा। जैसे कि जो प्राइस है पेट्रोल का वो इंक्रीज़ कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्टेटमेंट दे रखी है। कॉन्क्लूज़न जो प्राइस है वेजिटेबल और दूसरी कॉमोडिटीज़ का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है तो कॉन्क्लूज़न निकाल रहे हैं कि वेजिटेबल का और दूसरी कॉमोडिटीज़ का प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। हाँ, हो सकता है गवर्नमेंट ने अगर उसका प्राइस इंक्रीज़ किया तो बाकी चीज़ों का प्राइस भी अब इंक्रीज़ हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये रियल लाइफ में ठीक बात है। ये हमारे स्टेटमेंट पर कहीं हिंट नहीं दिया जा रहा है। स्टेटमेंट में सिर्फ इतनी बात बोली गई कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, तो हम वेजिटेबल और दूसरी चीज़ों के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते कि वो भी हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है जंपिंग टू द कॉन्क्लूजन एरर, जैसे कि एक लॉजिकल लीप दैट इज़ नॉट फुली सपोर्टेड। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि जो कंपनी है कंसिस्टेंटली रिपोर्टिंग लॉसेस फॉर दी पास्ट ईयर, पिछले 3 सालों से कोई कंपनी लॉस में जा रही है लगातार, ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो इससे क्या कंक्लूजन ये निकाल सकता है कि जो कंपनी है जल्दी शट डाउन हो जाएगी, जल्दी ही बंद हो जाएगी। क्यों भाई, ज़रूरी है जल्दी बंद हो जाएगी? ये कंक्लूजन हाँ पिछले 3 सालों से हम मान सकते हैं कि लॉस में जा रही है। तो हो सकता है कोई ऐसा इन्वेस्टर आ जाए जो बहुत अमाउंट इन्वेस्ट कर दे उस कंपनी में, या फिर कंपनी अपनी अप्रोच को बदल ले और वो फिर अच्छा परफॉर्म करने लग जाए। कुछ भी है, कोई नई अच्छी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दे, तो बहुत सारी जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम एक ऐसा एग्जैक्ट सीधा ऐसे कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते कि जो बिल्कुल डेफिनेट हो या इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं अब हम। जैसे कि पहला एग्जांपल दे रखा है, एक रीसेंट स्टडी ने शो किया है कि जो चिल्ड्रंस जो ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा एक दिन के अंदर स्क्रीन टाइम जो लगाते हैं, स्पेंड करते हैं स्क्रीन टाइम पे, उनको क्या होती हैं, लोअर अटेंशन स्पैन कंपेयर टू दोज, मतलब जो बच्चे स्क्रीन टाइम कम यूज़ करते हैं, मतलब फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप से इन पे स्क्रीन टाइम जिनका 2 घंटे से कम रहता है, उनकी जो अटेंटिव जो स्पैन होता है, अटेंशन स्पैन होता है, वो अच्छा है कि इनके कंपेरिजन में जो 2 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या दे रखा है कि जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है वो ओनली रीज़न है। मैंने आपको असम्पशन वाले टॉपिक में बताया था, और कंक्लूजन में भी सेम चीज़ है। अगर हमारी स्टेटमेंट में बिल्कुल ऐसी कोई एग्जैक्ट बात नहीं हो रही है तो हम तब तक ये ओनली सबको गलत माने, क्योंकि इतना डेफिनेट कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। लिमिटेड स्क्रीन टाइम जो है चिल्ड्रंस के लिए वो बेनिफिशियल होगा फॉर देयर अटेंशन स्पैन, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये हो रहा है तो इसका कंक्लूजन हम ये ज़रूर निकाल सकते हैं कि अगर हम बच्चे जो है कम यूज़ करेंगे तो वो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद बोल रखा है कि जो RBI उसने इंक्रीज़ कर दिया रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से कर्व करने के लिए राइजिंग इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है बहुत बढ़ रही थी, उसको जो है कम करने के लिए 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को क्या कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है। RBI का क्या सोचना है कि अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो ये इफ़ेक्टिव टूल है कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। हाँ, ये सोचना होगा तभी तो उसने किया होगा, ठीक है। RBI को क्या लगता है कि अगर रेपो रेट वो कम कर देगी तो उससे क्या रिजल्ट निकल जाएगा कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। इन्फ्लेशन जो है कंट्री की वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी डिक्रीज़ करना। इमीडिएटली हम नहीं बोल सकते, एकदम से वो हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। जो है बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम पॉइंट पे ऐसे कुछ भी बात चल रही है ना तो वो गलत ही होंगे, मतलब एकदम से जो रिजल्ट दे दें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद ये रखा है ड्यू टू ऑनगोइंग जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप, जो सप्लाई है नेचुरल गैस की वो डिसरप्ट हो गई, जिसकी वजह से शार्प इंक्रीज़ हो रहा है एनर्जी प्राइस में ग्लोबली, ठीक है। एग्जाम्पल कंक्लूजन दे रखा है जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है यूरोप के अंदर वो सोल रीज़न है। सोल का मतलब क्या होता है, अकेला, ओनली। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। सिर्फ एक रीज़न नहीं, और भी कई रीज़न हो सकते हैं, ठीक है।
कंट्रीज़ जो कि हैवीली डिपेंडेंट हैं इम्पोर्टेड नेचुरल गैस पे, वो लाइकली अफेक्टेड बाय दिस प्राइस राइज। ये जो प्राइस के अंदर राइज हुआ है इसकी वजह से जो कंट्रीज इस पर ज़्यादा डिपेंड करती है उस पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये सही कॉन्क्लूजन है। उसके बाद हम समरी की बात कर लेते हैं। क्या दे रखा है कि एक कॉन्क्लूज़न क्या होता है, 100% लॉजिकल होता है और प्रूवेबल इंफ्रेंस होता है, जो हम डिराइव करते हैं सिर्फ अपनी स्टेटमेंट से, अपने बात से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करते। जो स्टेटमेंट लिखी हुई है सिर्फ उसी से जो हम कॉन्क्लूज़न निकालेंगे, जो भी हम इंफॉर्मेशन निकाल के पढ़ के उसको समझ पा रहे हैं, जो भी कॉन्क्लूज़न, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्लूज़न बोलते हैं। 100% लॉजिकल होना चाहिए, 100% डेफिनेटली होना चाहिए, हर चीज़ 100% लॉजिकल होना चाहिए। नेवर यूज आउटसाइड नॉलेज, द स्टेटमेंट इज़ योर एंटायर यूनिवर्स। हमें कभी भी अपने पास की नॉलेज, बाहर की नॉलेज कभी भी यूज़ नहीं करनी है। जो हमारा स्टेटमेंट है ना, वही आपका सब कुछ है। स्टेटमेंट को ही भगवान मानो और फिर अपने कॉन्क्लूज़न को करो, ठीक है। वो ऐसे वर्ड्स को देखो, ऑल, सम, ओनली, मे, मस्ट, ये जो है ज़रूरी होते हैं जिससे आप जो है कॉन्क्लूज़न तक पहुंच सकते हो। अगर स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दे रखा है कि हाँ भाई सिर्फ एक यही कारण है, तो जो कॉन्क्लूज़न में भी ऐसे वर्ड्स यूज़ होंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं हिंट है कि सिर्फ एक ही कारण है या फिर नॉर्मली बात चल रही कोई भी स्टेटमेंट है, तो फिर ऐसे वर्ड्स जो है गलत होंगे और ऐसे वर्ड्स ठीक हो जाएंगे कि सम, इस तरीके के जो वर्ड है, मैनी, इस तरीके के अगर वर्ड जो है तो वो ठीक हो जाएंगे। कॉन्क्लूज़न जो है कभी भी रीस्टेटमेंट नहीं होगी फैक्ट का, ये एक न्यू डिराइव्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। रीस्टेटमेंट वाले हमारा गलत हो जाएगा, एक नया पीस नई पीस होती है ये हमने बात समझ ली। उसके बाद हमें कुछ कॉमन ट्रैप्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो कौन कौन से अभी डिटेल में पढ़े हमने। पहला है रीस्टेटमेंट, दूसरा है ब्रॉड जनरलाइजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही सोच लिया हमने, जैसे 1% की बात चलिए पूरे कम्युनिटी को इंक्लूड कर दिया उस चीज़ में, तो ऐसे गलत हो गया। उसके बाद रियल वर्ल्ड बेसिस, बात सिर्फ एक स्टेटमेंट की चल रही है, एक चीज़ के बारे में चल रही है, हम अपने आप से रियल वर्ल्ड के बेसिस पे उसको भी, कॉन्क्लूज़न को भी दूसरी चीज़ों के बारे में ठीक करते जा रहे हैं, तो ऐसी गलतियाँ हमें नहीं करनी है। और जब भी तो कॉन्क्लूज़न सीधा उन कॉन्क्लूज़न पे पहुँच जा रहे हैं और ऐसे कॉन्क्लूज़न पे जो कि ज़रूरी भी नहीं है होगा। जैसे वो कंपनी वाला एग्जांपल दिया था कि 3-4 साल से वो लॉस में जा रही है तो फिर आगे शट डाउन नहीं हो जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम्पल्स हम कल करेंगे, कल हमारी कोई क्लास नहीं होगी क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड। मैं आपके लिए वैसे बेनिफिशियल वीडियोस डाल दूँगी किसी और टॉपिक से रिलेटेड। क्रिटिकल रीजनिंग की कल कोई क्लास नहीं होगी। क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास अब सीधा मंडे को होगी और वो भी लाइव क्लास होगी। और एक बात और, हाँ, हम उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम बिल्कुल स्लो बिल्कुल नहीं चलेंगे, हम फटाफट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं मैं एक बार देख लेती हूँ। इसमें हमारे 35 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से हाफ क्वेश्चन हम पहले दिन सॉल्व करेंगे और हाफ अगले दिन। 2 दिन हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, एक दिन 15, एक दिन 20 ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और 2 दिन में इस चैप्टर को निपटाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।